नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऑफ शंट मोटर। शंट मोटर को हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कैसे अप्लाई करते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग अप्लाई करने के 3 टाइप थे: रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, डायनामिक ब्रेकिंग, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, उसी को हम डायनामिक ब्रेकिंग भी बोलते हैं, प्लगिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये 3 टाइप देखे थे। और डीसी शंट मोटर में ये तीनों टाइप अप्लाई करके किस तरीके से हम ब्रेक को अप्लाई कर सकते हैं, ये आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे शंट मोटर के लिए रियोस्टैटिक ब्रेकिंग यानी कि डायनामिक, उस रियोस्टैटिक ब्रेकिंग को ही डायनामिक ब्रेकिंग बोलते हैं। ये किस तरीके से होता है? रियोस्टैटिक उसके नाम में ही छुपा है। रियोस्टैटिक ब्रेकिंग यानी रियोस्टैट यानी कि रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस अप्लाई करके हमको ब्रेक लगाना है। तो क्या करना है दोस्तों, समझ लीजिए। ये कंसिडर कीजिए कि ये मेरा ही शंट मोटर है। ये मैं यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ से मेरा लोड करंट आई फ्लो हो रहा है और आर्मेचर से जाने वाला आई ए एंड आई एस एच। ठीक है, ये डायग्राम हो गए। ये फील्ड है, फील्ड। ये हमारी शंट मोटर है। अब कंसीडर कीजिए ये रनिंग कंडीशन पे है। ये मोटर जो है सप्लाई देने के बाद रनिंग कंडीशन पे है। अब मुझे इसको ब्रेक अप्लाई करना है। ब्रेक अप्लाई करने के लिए क्या कर दूंगा, कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करना है मुझे? रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। तो मैं क्या कर दूंगा, आर्मेचर को, सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर को सप्लाई से कट कर दूंगा। किस तरीके से? सप्लाई को मैं इस तरीके से कट कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मैं ऐड कर दूंगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा। अब ये रनिंग कंडीशन में है, तब यहाँ पे मेरा आईए फ्लो होगा, आईए फ्लो होगा। अब तक मोटर की कंडीशन में था, तब तो मेरा आर्मेचर करंट कलेक्ट कर रहा था, आर्मेचर जो है वो मेरा करंट कंज्यूम कर रहा था। लेकिन जैसे ही सडनली मैंने सप्लाई से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और रेजिस्टेंस लोड लगा दिया, ये नथिंग बट क्या हो गया, मेरा आर एन क्या हो गया, लोड ही हो गया ना। तो जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, आर्मेचर क्या करेगा, करंट फ्लो करना चालू कर देगा, करंट देना चालू कर देगा। ठीक है, किसकी मदद से? ईबी की मदद से, ईबी बैक ईएमएफ की मदद से। अब इसमें जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज या फिर सप्लाई करंट यानी कि सप्लाई, ये फील्ड को एज इट इज रहेगा। सप्लाई जो है वो फील्ड को फेड करेगा, सप्लाई फील्ड के अक्रॉस में ही रहेगा वोल्टेज, लेकिन आर्मेचर डिस्कनेक्ट रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आर्मेचर जो है वो डिस्कनेक्ट रहेगा। इसका मतलब आर्मेचर जनरेटर की तरह काम करेगा और करंट देना चालू कर देगा। अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करता हूँ, तो मेरा इफेक्ट किस पे हो जाएगा? डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा मेरा आईए पे, आईए पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे मेरा आईए कम होता जाएगा, वैसे वैसे मेरी स्पीड भी कम होती जाएगी, यानी कि ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाई होते जाएगा। अब देखिए आईए किस तरीके से कम होगा, ये कुछ इक्वेशन से हम समझ लेते हैं। मेरा इस कंडीशन में आईए क्या हो जाएगा, IA इक्वल्स टू EB अपॉन आर, EB अपॉन आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। बट मैं EB को इस तरीके से लिख सकता हूँ, फाई, हमने आगे पहले भी देख लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट EB की वैल्यू पुट कर दूंगा। EB को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई जेड एन इंटू P बाय ए। फाई इज इक्वल टू फ्लक्स, फाई को फाई का फ्लक्स का डिनोशन फाई है, नंबर ऑफ कंडक्टर, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, अब ये वैल्यू सेम रख देता हूँ एज इट इज, R प्लस आर ए। अब देखिए ये मेरी चीज़ें कांस्टेंट है, कौन सी? Z, P एंड नंबर ऑफ पोल एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। इनको मैं एक कांस्टेंट के तौर पे कंसिडर कर देता हूँ K। आइए इक्वल्स टू, अगर मैं इनको कांस्टेंट के तौर पे कंसिडर कर दूँ K,
के वन डिनोशन दे देता हूँ इनको फाई, वेरिएबल कौन सा है फाई, एंड एन अपॉन आर प्लस आर ए। ये आ गया मेरा करंट का इक्वेशन। लेकिन ब्रेकिंग टॉर्क टीबी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1/2 पाई फाई जेड आई ए इंटू पी बाय ए न्यूटन मीटर। ये होता है हमारा ब्रेकिंग टॉर्क। अब मैं इस आई ए की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, तो टी बी इक्वल्स टू 1/2 पाई फाई जेड, आई ए की वैल्यू डाल दो K1 फाई एन अपॉन आर प्लस आर ए इंटू पी बाय ए। ये जो है ये आई की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से ली है। अगर मैं इस इक्वेशन से लेता हूँ तो क्या हो जाता है मेरा टी बी इक्वल्स टू 1/2 पाई फाई जेड आई की, ये कौन किसकी वैल्यू है आई ए की, तो आई ए की अगर मैं ये वैल्यू रख दूँ तो क्या हो जाएगा इंटू फाई जेड एन पी बाई ए अपॉन आर प्लस आर ए इंटू पी बाई ये हो जाएगी। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। टी बी इक्वल्स टू 1/2 पाई जेड पी अपॉन ए स्क्वेयर, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, चलो स्क्वेयर इंटू फाई स्क्वेयर एन अपॉन आर प्लस आर ए। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अगर इस इनमें से जो वेरिएबल है उनको मैं जिनकी वैल्यू वेरी होती है उनको अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ, पहले इसमें मैंने K1 लिया था, इसमें मैं K2 लूँगा, K2 फाई स्क्वेयर और क्या बचेगा मेरा n। देखिए जेड भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस भी मेरा कांस्टेंट रहेगी दोनों भी। तो मेरी वैल्यू क्या हो गई K2 इज टीबी इक्वल्स टू K2 फाई स्क्वेयर एन। देयरफॉर इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। जैसे कि जिस तरीके से हमारा आई ए चेंज हो गया, जिस तरीके से हम आई ए चेंज करेंगे उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो टॉर्क पे, ब्रेकिंग टॉर्क पे हो जाएगा और ब्रेकिंग टॉर्क का इफेक्ट जो है वो स्पीड पे, जैसे जैसे ब्रेकिंग टॉर्क जैसे जैसे स्पीड डिक्रीज होती जाएगी ब्रेकिंग टॉर्क भी कैसे डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस आर्मेचर को हम सप्लाई से कट कर देते हैं और रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर देते हैं तो डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ेगा आर्मेचर करंट पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो वो इफेक्ट आर्मेचर करंट अफेक्ट किसको करेगा ब्रेकिंग टॉर्क को, और ब्रेकिंग टॉर्क को अगर अफेक्ट हो गया वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा स्पीड पे। इस तरीके से हमारी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं प्लगिंग मेथड को ही हम रिवर्सल करंट ब्रेकिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, प्लगिंग में क्या होता है, ये हमारी फील्ड है, कंसीडर कीजिए ये हमारी फील्ड है। इसमें क्या पहले के टाइप में हमने आर्मेचर को टोटली डिस्कनेक्ट ही कर दिया था सप्लाई से बस, बट इसमें हम क्या करेंगे आर्मेचर को हम अपोजिट डायरेक्शन से कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। और करंट को लिमिट करने के लिए हम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। मैं बताता हूँ कि क्यों रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे
पुट कर रहे हैं या फिर लगा रहे, क्यों लगा रहे मैं बताता हूँ, क्योंकि दोनों करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको लिमिट करने के लिए हमको रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, मैं बताता हूँ। अब देखिए, अभी मेरा ईबी जो है वो इस डायरेक्शन से जनरेट होगा, ठीक है, और जो सप्लाई करंट है वो इस डायरेक्शन से है, ठीक है, और ये इसमें आने वाला इस डायरेक्शन से है। तो अब देखिए, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है, इस तरीके से मैं सप्लाई दे रहा हूँ। मैंने सीधे सीधे क्या कर दिया, आर्मेचर टर्मिनल को अपोजिट कनेक्ट कर दिया, आर्मेचर टर्मिनल को अपोजिट कनेक्ट कर दिया। अपोजिट कनेक्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं। अब क्या होगा, आर्मेचर टर्मिनल को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वी यानी कि सप्लाई वोल्टेज एंड डायरेक्शन ऑफ ईबी इज सेम। ये दोनों कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी हमारी। अगर ये दोनों डायरेक्शन अगर हमारा सेम हो जाते हैं तो करंट भी बढ़ जाएगा। एक तो ये जनरेटिंग करंट जो ईबी के थ्रू जनरेटिंग करंट जनरेट होने वाला था, ये करंट बढ़ जाएगा। अब करंट बढ़ जाएगा और ये सप्लाई करंट एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे आर्मेचर में करंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट में करंट ज़्यादा हो जाता है तो वो हीट डेवलप होने की वजह से बर्न हो जाता है। इसीलिए करंट को लिमिट करने के लिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये रेजिस्टेंस की बात हो गई। अब देखिए, अगर पहले अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ये मेरी डीसी मोटर है, डीसी शंट मोटर रनिंग कंडीशन में कंसीडर कीजिए, यहाँ पे रनिंग कंडीशन में है और ये सप्लाई वोल्टेज V है। ये रनिंग कंडीशन में है, इसको अगर मुझे ब्रेक अप्लाई करना है तो मैं इसके आर्मेचर टर्मिनल को जो है वो रिवर्स में कनेक्ट कर दूंगा, अपोजिट में कनेक्ट कर दूंगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आर्मेचर में जो फ्लो होने वाला करंट है, आर्मेचर में जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी अपोजिट डायरेक्शन से होगा। आर्मेचर में अगर फ्लो होने वाला करंट अपोजिट डायरेक्शन से हो गया तो मेरा टॉर्क भी कैसे हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से। यहाँ पे मान लीजिए रनिंग कंडीशन में मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क था, टॉर्क जो है आर्मेचर टॉर्क वो मेरा क्लॉकवाइज था, लेकिन जैसे ही मैंने टर्मिनल जो है वो अपोजिट में कनेक्ट कर दिया तो मेरा टॉर्क प्रोड्यूस होना कैसे होगा, करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए रिवर्स टॉर्क यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज आर्मेचर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए ब्रेक कैसे अप्लाई होते हैं, देखिए समझ लीजिए ये मेरा रोटर है, इसके ऊपर अप्लाई होने वाला टॉर्क है एंड इसके ऊपर अप्लाई होने वाला टॉर्क है क्लॉकवाइज टॉर्क है, ठीक है, आर्मेचर टॉर्क। इसका मतलब रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। सडनली इसको मैं कैंसिल करके मैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करूंगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई हो गया तो एकदम से थोड़ी ना रोटर रुक जाएगा, वो क्या कैसे, ये जो क्लॉकवाइज स्पीड है, क्लॉकवाइज स्पीड धीरे धीरे अपोज करते हुए ये ट्राई क्या करेगा, अगर टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई करने के बाद ये ट्राई क्या करेगा, ये भी ट्राई करेगा, रोटर भी ट्राई करेगा कि मैं भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करूं। तो ये धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होते 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 जीरो पे आ जाएगी, उसके बाद ही ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। लेकिन जब ये जीरो पे आएगा उसी समय हमारा ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। हमको क्या किसी भी तरीके से स्पीड को जीरो करना है प्लगिंग मेथड से। अगर मैं क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँगा, डायरेक्शन दूंगा टॉर्क को, तो रोटर भी ट्राई करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए, वो ट्राई करेगा और उसी की वजह से मेरे ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। कोई भी चीज़ को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और सडनली उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो धीरे धीरे स्पीड क्लॉकवाइज स्पीड कम करके फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। इसी तरीके से प्लगिंग ब्रेकिंग अप्लाई होती है।
और ये सब किसकी वजह से हुआ? कुछ भी नहीं, मैंने आर्मेचर टर्मिनल को अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया। अपोजिट डायरेक्शन में जब मोटर रनिंग कंडीशन पे थी तब मेरे इस तरीके का कनेक्शन था, और मैंने प्लगिंग ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए मैंने आर्मेचर को अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज रेजिस्टेंस की मदद से अपोजिट डायरेक्शन में मैंने आर्मेचर को कनेक्ट कर दिया। उसकी वजह से प्लगिंग और रीजनरेटिव करंट ब्रेकिंग अप्लाई हो जाएगी। अब देखते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई भी मोटर है, एक डीसी शंट मोटर ले ली मैंने और उसके ऊपर लोड है, लोड होने के बाद लोड को रोटेट कर रही है। मान लीजिए कि एक डीसी मोटर है, ये मेरी मोटर है, और यहाँ पे मैंने एक व्हील लगा के लोड अटैच कर दिया। लोड अटैच करने के बाद ये मोटर जो है लोड को रोटेट कर रही है। अब मैं स्पीड इंक्रीज करते करते मैंने लोड की स्पीड, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, खुद के इनर्सिया की वजह से स्पीड इतनी इंक्रीज हो गई, इसके जो खुद का इनर्सिया होगा लोड का, उसके वजह से इसकी स्पीड इतनी इंक्रीज हो गई कि जो बैक ईएमएफ है ईबी, वो ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया सप्लाई वोल्टेज से। अब ये कंडीशन तो हमें पता है, जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तब मोटर क्या करती है? जनरेटर के तौर पे वर्क करती है। मोटर क्या करती है? जनरेटर के तौर पे वर्क करती है। इसीलिए हम इनको रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। देखते हैं कैसे करती है। अब जब लोड की इनर्शिया की वजह से स्पीड हाई हो गई तो इसका मतलब ये मेरा क्या, जनरेटर के तौर पे ये मेरा क्या वर्क करेगा? प्राइम मूवर के तरह ये वर्क करेगा और ये मोटर को रोटेट करेगा। तभी जाके मेरा ईबी जो है वो हाई हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज से। जब मेरा ईबी यानी बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, ये वर्क कैसे करेगा? जनरेटर के तौर पे। पहले कंसीडर कीजिए, एक मिनट कंसीडर कीजिए, जब मोटर था तो मेरा करंट कैसे जा रहा था? इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से, और आर्मेचर को मोटर। लेकिन अब ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्पीड बढ़ने की वजह से अब ये प्राइम मूवर की तरह वर्क कर रहा है और मोटर को ही रोटेट कर रहा है। तो अब मेरी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जब मोटर थी तो इस तरीके की करंट की डायरेक्शन थी। अब जब मेरा जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगा तब ये सप्लाई को फेड करेगा। इसका मतलब मेरे करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन से हो जाएगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो क्या, टॉर्क भी चेंज कर देता है। पहले समझ लीजिए ये मेरा रोटर है, और रोटर जब मोटर के तौर पे एक्ट कर रहा था तब इस तरीके से, इस डायरेक्शन के यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेरा टॉर्क था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेरा आर्मेचर टॉर्क था। लेकिन जब मेरा मेरा जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगा, और जनरेटर की तरह वर्क कब करेगा? जब ईबी बैक ईएमएफ वोल्टेज सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगा, तब मेरा क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आर्मेचर टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसीलिए ये ट्राई क्या करेगा? रोटर को भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर को रोटेट करने की कोशिश करेगा। इसी की वजह से हमारे स्पीड धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। यही हमारी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। द जनरेशन टेक प्लेस व्हेन द ईबी बिकम्स ग्रेटर देन वी। जैसे कि हमने बोला था, ईबी जब वोल्टेज सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगा, ईबी ये वोल्टेज सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगा, तभी हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल होगा, तभी हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर पाएंगे। दिस हैपन्स व्हेन द ओवरलैपिंग द लोड एक्ट्स एज ए प्राइम मूवर। लोड अगर ओवरहैलिंग यानी कि इसका मतलब जब लोड का इनर्शिया
बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनर्शिया की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और वो प्राइम मूवर की तरह एक्ट करने लगेगा, प्राइम मूवर की तरह काम करेगा वो, एंड सो द ड्राइव द मशीन एज ए जनरेटर। इसका मतलब अगर लोड प्राइम मूवर हो गया तो मोटर क्या हो जाएगी, मेरी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मोटर जो है जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली डायरेक्शन ऑफ आई ए, हेंस द आर्मेचर टॉर्क इज रिवर्स। अब देखिए आर्मेचर करंट अगर चेंज हो गया तो मेरा आर्मेचर करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो मेरी टॉर्क की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, एंड स्पीड फॉल यूनिट ईबी बिकम्स ओवर लोअर देन द वीबी। अब मेरी स्पीड कब तक कम होगी, स्पीड जो है आर्मेचर करंट कब तक रिवर्स रहेगा, जब तक कि सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा नहीं हो जाता बैक ईएमएफ से, तब तक ही रहेगी ना। ये जो सिचुएशन है, ये रेड पेन वाली जो करंट की डायरेक्शन है वो कब तक रहेगी, जब तक कंडीशन ये नहीं हो जाती, यहाँ पे दिखा देते हो, ई भी छोटा नहीं हो जाता किससे, वोल्टेज से, सप्लाई वोल्टेज से, तब तक ही ये मेरी कंडीशन रहेगी। यही इस पॉइंट में बताया गया है, तब तक ही मेरी स्पीड जो है वो डिक्रीज होते हुए जाएगी। यही हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।